हे हेलो एंड वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर। सो बात करेंगे आज टॉप 10 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ वर्क एंड पावर। फिर से सुनो, वर्क एंड पावर। ओके, केवल मैंने यहाँ पे वर्क को और पावर को कंसिडर किया। उसके टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जिस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आएंगे और आते हैं उन्हीं की हम डिस्कशन करने वाले हैं बढ़िया तरीके से। यार हर कैटेगरी का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है। किसी भी टाइप से क्वेश्चन अगर देगा तो उनमें से ही आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं कंसेप्ट वाइज मिलने वाले हैं। तो आप बढ़िया तरीके से इनको प्रैक्टिस करेंगे, यूज करेंगे और क्वेश्चन फोड़ के आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने यूज किया है, हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। आप इसको देख लो ध्यान से। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कैटेगरी। जितने भी क्वेश्चन हम याद देंगे सारे कंसेप्ट यार आपके क्लियर हो जाएंगे, आपको यूज करने आ जाएंगे। ठीक है, ओके लेट्स सी, जल्दी से आप पढ़ लो। वो देखो इसमें क्लियरली बोला गया कि यार एक पार्टिकल है जिसको ए से बी तक लेके जा रहे हैं हम। ठीक है, और ग्राफ आपके सामने है। ग्राफ में कुछ इस तरीके की सिचुएशन है। सपोज करो ये एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। पार्टिकल ए पॉइंट पे है यहाँ पे और यहाँ पे लेके जा रहे हैं। दिस इज द वे टू गो। ठीक है, एट पॉइंट बी, और बी पे जहां पे लेके जा रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0 1, और जहां से लेके जा रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट 1 2 0। मतलब डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं ए से बी तक। तो यार उसको लेके जाने में जो फोर्स एक्ट कर रहा है ना वो गिवन है आपको। फोर्स गिवन है -xi प्लस yj। आप चेक करें, दिस इज द फोर्स। यानी सर ये जो फोर्स गिवन है ना हमें, ये तो x और y यानी पोजीशंस डिपेंडेंट फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है। बस यही ध्यान रखना है, जब भी फोर्स वेरिएबल होगा एंड वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन टू डू सो इन दिस प्रोसेस। व्हाट इज द वर्क डन टू टेक द बॉडी या टू टेक द पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी, है ना। सो आप समझ जाएंगे। सबसे पहले फोर्स का नेचर देखेंगे। अगर फोर्स वेरिएबल है यानी एक्स वाई या जेड या किसी भी एक पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है तो समझ जाना वो वेरिएबल फोर्स माना जाएगा। एंड इसका वर्क डन निकालने के लिए यू हैव टू यूज इंटीग्रेशन मेथड। आपको पता है वर्क डन कैसे निकालेंगे सर? देखो यहाँ पे फोर्स के दो कंपोनेंट है, एक एक्स डायरेक्शन में है, ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये एक्स डायरेक्शन में होगा, और ये जे कैप है इसलिए ये जो कंपोनेंट होगा ये वाई डायरेक्शन में होगा। तो दो फोर्स है तो दो वर्क डन मिलेंगे ना, एक्स पे भी करना पड़ेगा वाई पे भी करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे सर? इंटीग्रेट करो, है ना। x1 से x2 एक्स डायरेक्शन का फोर्स लेके प्लस y1 से y2 वाई डायरेक्शन का फोर्स लेके। समझ जाएंगे, ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है। अगर आपका फोर्स मल्टीपल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे भी वाई पे भी जेड पे भी, क्योंकि यहाँ एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा है तो दोनों का ही वर्क डन लेना है, ऐड कर देना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे सर? कुछ नहीं, बस अब हो गया, उड़ा डालो। देखो एक्स डायरेक्शन का जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? देखो एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, जो पहला कोऑर्डिनेट है ये वाला, इसको मानोगे आप x1 और ऑब्वियसली ये होगा y1, और यहां से लेके जा रहे हो आप यहां तक तो पहला कोऑर्डिनेट ये x2 और ये बन जाएगा y2। इतना तो हमें पता ही होगा। तो x में जा रहा है वो 1 से 0, तो 1 से जा रहा है 0, और फोर्स जो x डायरेक्शन वो कितना है? नेट फोर्स दे रखा है हमें ये, और उसका i कंपोनेंट कितना है? -x। तो दिस इज -x इंटू dx प्लस y में कहा जा रहा है सर? 0 से 1, 0 से 1 इंटू वाई इंटू डी वाई। अब मेरे ख्याल से आप सब उड़ा डालेंगे इसको बेहतरीन तरीके से। कैसे सर? देखो इसको इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट करना तो आपको आता ही है, -x की पावर 1 है तो 2 हो जाएगी, 2 से डिवाइड करेंगे, लिमिट लगा देंगे 1 से 0। ठीक है ना, और यहाँ पे इसकी पावर 1 है, आपको पता है पावर ऐड होके 2 हो जाएगी, 2 से डिवाइड करेंगे और लिमिट लगेगी यहाँ पे 0 से 1। तो कौन गाइस इसको सॉल्व करें? आप सॉल्व करें तो -1/2 बाहर ले लो। पहले अपर लिमिट 0 पुट करो x की जगह पे 0, फिर माइनस करके 1 पुट करो तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा ना, प्लस हाफ। वैसे ही यहाँ पे पहले 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो बॉस ये आएगा माइनस माइनस प्लस प्लस हाफ, और ये भी प्लस हाफ यानी 1 जूल। दिस इज योर रिक्वायर्ड वर्क डन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, एंड दिस इज हाउ यू कैन हैंडल द टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें वेरिएबल फोर्स गिवन होगा। ध्यान रखना है, इंटीग्रेशन मेथड यूज करना है। मतलब सर अगर ऐसे गिवन होता f = 10x + 2 और आपसे वर्क डन पूछता तो केवल x पे डिपेंड कर रहा है तो आप केवल x की कोऑर्डिनेट, x का फोर्स लेते ये पूरा का पूरा, ठीक है, और dx x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते, जो भी लिमिट दे रखी होती 2 मीटर 3 मीटर 1 मीटर 0 से 1 मीटर 0 से 2 मीटर। y गिवन होता तो y के रिस्पेक्ट में करते, अगर x भी है y भी है तो x का भी लेना है y का भी लेना है, और z है तो z का भी लेना है। समझ गए होंगे आप? तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, और ऐसे ही सारे बेहतरीन क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करेंगे जिससे आपको डेफिनेटली यार आपके एग्जाम में आपको फायदा होगा। अगर क्वेश्चन वर्क एनर्जी, वर्क और पावर से रिलेटेड आते हैं तो इसी टाइप के सिमिलर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके बॉयज, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आप जल्दी देख लो यार, आराम से पढ़ो, हर कैटेगरी हम यहाँ काउंट करने वाले हैं, टेंशन नहीं लेने का बॉस।
टेंशन देने का। अब एग्जाम को तुमसे टेंशन होनी चाहिए क्योंकि हमारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं और आप बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है सर, द पोजीशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मास 4 ग्राम, एक पार्टिकल इसका मास 4 ग्राम है, एक्टेड अपॉन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, उसने पहले ही बोल दिया कांस्टेंट फोर्स है, और वो जो कांस्टेंट फोर्स है उसको एक्ट करने के बाद उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, उसकी जो पोजीशन है वो दे रखी है ये वाली 4t² + 1, और जो मास है पार्टिकल का दैट इज 4 ग्राम। चूंकि ये ग्राम है यू हैव टू कन्वर्ट -3 kg में, ठीक है कि नहीं। अब क्या पूछा है सर, ओके ओके ओके, व्हाट इज द वर्क डन ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 सेकंड, यानी यू हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन इन दिस प्रोसेस ड्यूरिंग फर्स्ट 2 सेकंड, फर्स्ट 2 सेकंड, ध्यान से समझना। जब भी बात करें फर्स्ट 2 सेकंड तो टाइम स्टार्ट फ्रॉम 0, तो t1 लेना है 0 सेकंड, और लास्ट का टाइम क्या है 2 सेकंड, t2 लेना है 2 सेकंड। पहले 2 सेकंड में वर्क डन निकालना है। तो देखो यहाँ पे फोर्स नहीं दे रखा है, ठीक है ना, फोर्स नहीं दे रखा है, तो यार जब भी कभी ना पोजीशन गिवन हो, डिस्प्लेसमेंट गिवन हो इन टर्म्स ऑफ टाइम, एंड यू हैव टू कैलकुलेट वर्क डन, ध्यान से समझना। इंटीग्रेशन मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है पर वो लेंथी पड़ेगा। इंटीग्रेशन जब भी वेरिएबल हो, मैंने बोला आपको डिस्टेंस यहाँ पे वेरी कर रही है, टाइम के अकॉर्डिंग वेरी कर रही है, तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन मेथड यूज कर सकते हैं, बट जब भी कभी पोजीशन गिवन हो, डिस्प्लेसमेंट गिवन हो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एंड वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन, ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। कैसे सर, वर्क एनर्जी थ्योरम आपको पता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, और जब इसको सॉल्व करोगे तो फॉर्मूला आपको बताइए हाफ m कॉमन आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इससे बहुत आसान हो जाएगा। एक्चुअली इससे प्रोसेस आसान हो जाएगा, है ना। ये बहुत जरूरी है हमारे लिए समझना कि किस समय कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है जिससे टाइम बचे, जिससे जल्दी से क्वेश्चन इजीली सॉल्व करें विदाउट मिस्टेक। क्लियर है। अब क्या करेंगे सर, किसका यूज करेंगे, देख भाई बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, मास दे रखा है, वर्क डन निकालना है, वेलोसिटी इनिशियल, इनिशियल का मतलब v1 होगी एट t1 और v2 होगी एट t2, क्योंकि उसने बोला फर्स्ट 2 सेकंड, है ना। तो सर वेलोसिटी तो दे ही नहीं रखी भाई, पोजीशन तो दे रखी है ना, एक बार डिफरेंशिएट कर दो वेलोसिटी मिल जाएगी, कितना आसान हो जाएगा हमारे लिए। अच्छा सर कैसे, देखो dx/dt निकालो, आपको पता है वो v होता है, तो कितना मिलेगा जब डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएशन करना तो आता है ना, t का स्क्वायर है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 8t, और इसमें नहीं है तो +1, तो v आ गया आपके पास 8t, ये रही वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अगर आपको फर्स्ट वेलोसिटी चाहिए v1, तो टाइम कितना है 0, तो 8 × 0, दिस इज व्हाट 0 मीटर पर सेकंड। नाउ चेक इट आउट, कम ऑन गाइस चेक इट आउट। ओ सॉरी मैन, सॉरी, एक चीज आप चेक करें क्वेश्चन में, दिस इज नॉट t, सॉरी 1, दिस इज t एक्चुअली। तो अगर ये t है तो t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, 8t + 1, ठीक है, t का डिफरेंशिएशन 1 होगा, अदरवाइज वहाँ 0 हो जाना चाहिए था, ठीक है। तो ये 8t + 1 बचेगा, है ना। ध्यान से यहाँ पे लिखा है 4t² + t, जब इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो 8t, t का हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये तो आ गया, जब इसमें पुट करोगे 0 + 1 तो 1 तो बचेगा 1 मीटर पर सेकंड, यानी v1 आ गया 1 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम हियर v2 कैसे निकालेंगे सर, 8 × टाइम कितना है 2 सेकंड + 1 यानी 17 मीटर पर सेकंड। क्लियर है, दोनों वेलोसिटी आ गई, पटक दो, तो वर्क कितना, हाफ × 4 ग्राम × 10⁻³ इंटू v2 है 17 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, कम ऑन, ये कैंसिल, 2 × 10⁻³ 17 का स्क्वायर 289, ठीक है ना, -1, तो व्हाट इज दैट सर 289, 288 बचेगा, तो 2 × 288 × 10⁻³, 2675 × 10⁻³, तो ये बनेगा देखो 576, -3 मतलब मिली जूल लिख सकते हो। दिस इज द वर्क डन, है ना, दिस इज द वर्क डन। सो यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम ऑल्सो। ये 576 है ना, छोटी छोटी कैलकुलेशन है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम इंटीग्रेशन मेथड से भी कर सकते थे, और हमने यहाँ वर्क एनर्जी यूज किया, तो कंसेप्ट भी समझ आ गया कि क्या है और क्यों यूज किया, क्योंकि ये इजी प्रोसेस होता है, इससे जल्दी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। आप जब खुद ट्राई करोगे ना आपको एहसास हो जाएगा कि हाँ यार जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, बहुत एक बेहतरीन कंसेप्चुअल क्वेश्चन मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ, जिसका जो कैलकुलेशन है वो बहुत लेंथी नहीं होने वाला, लेकिन कंसेप्ट औसम है भाई, कंसेप्ट बेहतरीन है, इसमें आपको आना चाहिए, आपको सॉल्व करना आना चाहिए। क्या है सर, पढ़ लो, बढ़िया से पढ़ना होता है, पहले क्वेश्चन को समझना होता है। दुश्मन को सामने वाले के साथ अगर लड़ाई लड़नी है, स्ट्रॉन्ग तरीके से जीतना है ना, तो बस समझना पड़ेगा ना कि भाई किस तरीके की उसकी एक्टिविटीज है और कितना वो स्ट्रॉन्ग है ना, हमें कॉन्सेप्ट अप्लाई करके उसको फोर्ट डालना है फिर, ठीक है। क्या है सर, उसने बोला एक डायग्राम दे रखा है, स्मूथ सर्कुलर ट्रैक है जिसकी रेडियस r है, बिल्कुल भाई, ये एक सर्कुलर ट्रैक है, देख रहे हो A से B तक,
और इसकी रेडियस जो है ये इसका सेंटर है। अगर ये पूरा कंप्लीट बनाओगे ना आप, सर्कल ही बनेगा, तो यहाँ से ये सेंटर है अगर इसका O, तो ये रेडियस R है, तो ये भी ऑब्वियसली रेडियस R होगी। ये सर्कुलर ट्रैक है ये वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है सर। तो वो बोल रहा है कि विच सब्सटेंस एन एंगल ऑफ π/2 एट द सेंटर, ऑब्वियसली O, यहाँ पे एंगल जो बन रहा है वो π/2 है, ठीक है सर। A particle of mass m is taken from A to B, ठीक है ना, A to B under the action of force F which is shown in the figure, ठीक है। Find the work done by the force F। तो वो बोल रहा है कि एक पार्टिकल है जो A पर है, जिसका मास मान लो m है, और इसको हम A से B लेके जा रहे हैं अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स F। बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट, आप ध्यान से देखें। उसने बोला जब इस पार्टिकल लेके जाया जा रहा है तो फोर्स अप्लाई कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो पार्टिकल ऐसे ही जा रहा होगा, इस तरीके से, इस तरीके से, इसी रास्ते पे, ना कि इस रास्ते पे, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखेंगे, मतलब यू हैव टू कैलकुलेट कि पार्टिकल को जो फोर्स लगा रहा है ना, वो जो फोर्स लग रहा है उसी के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लेना है। सर्कुलर पाथ तो ये है ना, लेकिन हमने जो डिस्प्लेसमेंट लेना है, ये सर्कुलर पाथ तो ये है ना, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट लेना है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। तो वो पूछ रहा है कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा अंडर दिस फोर्स। आपको पता है वर्क डन क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है कि नहीं। तो वर्क डन फोर्स कितना एफ है, डिस्प्लेसमेंट कितना देखेंगे, कॉस थीटा कितना है। अब देखो ध्यान से, चूंकि ये पार्टिकल ए से बी जाना चाहता है, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट है ये वाला रास्ता, और इधर को अगर ये जा रहा है तो फोर्स भी इधर ही लग रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 है कि नहीं। अब आप क्या करोगे सर, अब हम करेंगे एफ इंटू एस, एस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो हमें ए से बी तक का ये डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ये वाला, ध्यान से समझना। ये आर है, ये आर है, ये 90 है, तो ये क्या होगा, √2r ही होगा, पाइथागोरस से √2r ही होगा। So work done you can write F into under √2r, so you can write √2rf. This is your required work done। बस ध्यान क्या देना था कि फोर्स जिस डायरेक्शन में एक्ट करना है, डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में लेना है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, समझ गए। तो कभी कभी ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आपने ध्यान रखना है बस कि क्वेश्चन को क्रैक कैसे करना है ना। क्वेश्चन बहुत इजी होगा, छोटा होगा, लेकिन कंसेप्ट समझना थोड़ा सा ऑसम वाला पॉइंट हो जाता है ना। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बॉस, तो मैंने जैसे कि बोला कि हर कैटेगरी क्वेश्चन मैं यहाँ डिस्कस करूंगा, यू डोंट वरी अबाउट दैट। आप बस देखते जाए, कंसेप्ट सीखते जाए, उसको अप्लाई करते जाए, फर्दर जाके क्वेश्चन घर पे जाके सॉल्व करें, किस तरीके से क्वेश्चन करना है, अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाए, उनको क्रैक करने की कोशिश करें, ठीक है। तो देखो ऑसम टाइप के क्वेश्चन है, सारे बढ़िया कॉन्सेप्ट माने जाते हैं, आपको फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए बस, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है भाई कि यूनिफॉर्म लैडर ऑफ मास m, एक लैडर है जिसका मास m है एंड लेंथ l है, रेस्टिंग हॉरिजॉन्टली ऑन द फ्लोर इज लिफ्टेड, ठीक है। एक लैडर होगी जो इस तरीके से यहाँ पे इसको लिफ्ट किया गया है ना, तो यार एक लैडर होगी और वो इस तरीके से यहाँ पे लेटी होगी, ठीक है, हॉरिजॉन्टली, है ना, रेस्टिंग पोजीशन पे है। तो पता है क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि इस लैडर को ऐसे यहाँ से लिफ्ट करके ऊपर को लेके जाया जाता है और ऐसे रख दिया जाता है। तो देखो ये लैडर पहले ऐसे थी, अब इसको ऐसे रख दिया गया है। तो उसका जो सेंटर ऑफ मास था, क्योंकि एक लैडर की बात कर रहा है जिसका मास क्या है m, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, तो लैडर है भाई, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा मास। जैसे ये डस्टर समझो आप, ये डस्टर मेरे हाथ पे ऐसे है, फिर मैंने उसके लिफ्ट किया और ऐसे यहाँ पे रख दिया, ठीक है, ऐसे लिफ्ट करके, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है ना, वो कितनी हाइट ऊपर गया है ना, हमने उसको कितना लिफ्ट कराने के लिए कितना वर्क किया, वी हैव टू कैलकुलेट दैट वर्क। क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया है कि उसको लिफ्ट कराने में अगेंस्ट वर्टिकल वॉल हमने उसको किसी एंगल पे रख दिया है। व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटी, व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटी पूछ रहा है। तो जब हमने उसको ऊपर को लिफ्ट किया होगा, तो ऊपर को जा रही है, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कितने ऊपर लिफ्ट हो गया, ये हो गया h, उसकी डिस्टेंस। तो देखो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऊपर को हो रहा है, पहले ये यहाँ पे था और जब इसको ऊपर को लेके जाओगे तो ये ऊपर को जा रहा है ना, शिफ्ट हो रहा है ऊपर को। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो अप है, लेकिन ग्रेविटी का फोर्स सेंटर ऑफ मास पे डाउन होता है, डाउन कितना सर, mg, यही होता है ना ग्रेविटी का फोर्स, समझ गया। तो फोर्स लग रहा है नीचे को, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर लेके जाने में ऊपर को, ठीक है, अप डायरेक्शन में उसको हम लेके जा रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं ना उसको। तो देखो फोर्स है नीचे, डिस्प्लेसमेंट है ऊपर, तो एक दूसरे के अपोजिट है, 180 बनेगा। और वैसे भी आपको पता है ग्रेविटी का जो वर्क डन होता है वो नेगेटिव होता है यार। अगर आपको ये नहीं समझ में आता है तो आप समझे कि ग्रेविटी का वर्क डन हमेशा नेगेटिव, ठीक है, अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अप, ठीक है। तो आप क्या करेंगे सर, अब हम वर्क डन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे सर, वर्क डन हमें पता है लिफ्ट करा रहे हैं हम h डिस्टेंस ऊपर, तो mgh होता है, क्योंकि वो वर्क डन इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। आपको पता है पहले हॉरिजॉन्टल पे थी, कोई एनर्जी नहीं होगी, जब इसको h डिस्टेंस ऊपर ले गए तो जो चेंज इन एनर्जी होगी वो यही होगी, mgh, सिंपल। तो अब क्या करेंगे सर, mgh ही क्यों लिया आपने, क्योंकि वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट
इंटू कोस थीटा, देखो यहाँ से यही आएगा, तो वर्क डन कितना आएगा सर, फोर्स कितना लग रहा है डाउनवर्ड mg, डिस्प्लेसमेंट कितना है सर h, एंगल कितना है सर 180, समझिए आप, तो कितना आएगा देखो 1 माइनस हो जाएगा mgh, बस वर्क डन डायरेक्ट आप यूज कर सकते थे, ऐसे करो या फिर एनर्जी मेथड से ऐसे करो, एक ही बात है, बस आपने समझना है। अच्छा सर नेगेटिव आया क्यों आया, पता चला होगा, ग्रेविटी का फोर्स नीचे, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर, तो सर डिस्प्लेसमेंट कहां से मेजर करेंगे, सेंटर से, उसके सेंटर ऑफ मास से, क्योंकि हम मानते हैं यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर में टोटल वेट उसके सेंटर पे ही कंसंट्रेट करता है, टोटल फोर्स, ठीक है। तो अब क्या करोगे सर, एच निकाल लो, बस आंसर आ जाएगा। कितने ऊपर लिफ्ट किया, आपको पता है इसकी लेंथ दे रखी है आपको दोस्तों L, ठीक है, तो ये सेंटर से यहां तक टोटल लेंथ कितनी होगी L/2, और ये इसका परपेंडिकुलर, तो साइन थीटा यूज करो, साइन थीटा H अपॉन L/2। अच्छा लेंथ वगैरह दे रखी है इसकी कुछ, L की फॉर्म में ही है, नो प्रॉब्लम। सो यहां से आप H निकाल लो, तो H कितना आएगा सर, साइन थीटा 30, तो ये आ जाएगा L/2 इंटू साइन 30, तो H आ गया आपके पास L/2 इंटू 1/2 दैट इज L/4। इतना लिफ्ट कर दिया आपने उसको, यानी जो हाइट उसकी सेंटर ऑफ मास की है वो L/4 है, पटक डालो, उड़ा डालो mg L/4, और नेगेटिव साइन है ये मत भूलना, क्योंकि उसने पूछा वर्क डन बाय द ग्रेविटी, अगर वो पूछता वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट जो उसको ऊपर को खींच रहा है, उसको लिफ्ट करा रहा है, तो पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि हम ऊपर को लेके जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है और हमारा फोर्स भी ऊपर को लग रहा है। सो दिस इज द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, यू नो, दिस इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटी, नॉट अगेंस्ट, बाय द ग्रेविटी, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो दिस इज योर फाइनल वर्क डन एंड दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। जब भी यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर हो, सेंटर ऑफ मास की हाइट आप देखें, उसके अकॉर्डिंग आप ट्राई करें क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बढ़िया तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बहुत एक लास्ट कैटेगरी का क्वेश्चन और वर्क डन से रिलेटेड हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, और आपको हर कैटेगरी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, आप बेहतरीन तरीके से उनको प्रैक्टिस करके जाएंगे, ठीक है। तो सर लास्ट वाला क्या है, देख लो आप, लास्ट वाला पढ़ लो बेहतरीन तरीके से, ग्राफिकल क्वेश्चन है। तो सर ग्राफिकल क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है, अगर ग्राफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का तो वर्क डन पूछ सकता है सर, अगर वर्क डन नहीं पूछा तो काइनेटिक एनर्जी पूछ सकता है, तो सर काइनेटिक एनर्जी भी नहीं पूछा तो वेलोसिटी पूछ सकता है पार्टिकल की, सर कैसे, अब देखते हैं ना कैसे। देखो भाई उसने बोला पार्टिकल मूव इन ए वन डायमेंशन फ्रॉम रेस्ट, अगर पार्टिकल रेस्ट स्टार्ट हो रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 ऑब्वियसली, रेस्ट स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन में क्लियर बोला है, क्वेश्चन को इसलिए ध्यान से पढ़ा करो, ठीक है। उसने बोला अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स व्हिच इज वेरीज एज शोन इन द फिगर, ठीक है, देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर इट हैज ट्रेवल्ड 3 मीटर, तो बताओ उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है कब, आफ्टर 3 मीटर डिस्टेंस व्हेन वो ट्रैवल कर लेगा। तो देखो यहां इस ग्राफ में इधर डिस्टेंस है 3 मीटर, तो यहां पे है, मतलब पूरा ग्राफ कवर होगा, यहां से लेके यहां तक का पूरा ग्राफ यूज होगा, और हमने ग्राफ यूज करना है, ये फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, तो यहां से गया फिर ऐसे गया, ठीक है, ऐसे गया फिर ऐसे गया, तो ये वाला एरिया निकालेंगे और ये वाला एरिया निकालेंगे, ठीक है। आपको पता है जब फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ होता है तो उसका जो एरिया होगा, एरिया अंडर द कर्व, वही वर्क होता है, समझना, वही वर्क होता है। तो सर करोगे क्या, यहाँ तो काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, वर्क थोड़े पूछ रहा है, याद करो अगर वर्क मिल गया तो काइनेटिक एनर्जी थ्योरम यूज करेंगे, कैसे सर, हाफ, चलो चूंकि काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है तो चेंज फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल तो 0 है, तो जो वर्क होगा ना वही फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, जो टोटल वर्क उसने किया वही है, यानी आप वर्क निकाल लो तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ठीक है, समझ गए होंगे आप, कंसेप्ट आ रहा है धीरे धीरे। तो क्या करेंगे सर, तो फिर ये करेंगे कि जब वो यहां से यहां तक गया तो इसके अंडर एरिया मान लो A1, फिर ऊपर को गया इसके अंडर एरिया मान लो A2, है ना, और दोनों एरिया अप साइड में है तो दोनों पॉजिटिव रहेंगे, तो नेट एरिया कितना आएगा सर, टोटल एरिया A1 प्लस A2, और ये जो टोटल एरिया वही वर्क डन है, इतना तो समझ जाओगे ना, एरिया अंडर द कर्व FS ग्राफ है यहाँ पे, ठीक है ना। सो पहला एरिया निकालो, देखो जब वो यहाँ से यहाँ तक गया तो ये क्या बना रहा है, ये रेक्टेंगल बन रहा है, ये पूरा रेक्टेंगल मतलब उसकी लेंथ इंटू उसकी विड्थ, यानी 2 × 2 प्लस, अब इसको देखो ये क्या बन रहा है, जब यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से चला, ठीक है, इधर गया, यहाँ खत्म हुआ, फिर ये क्या है, ये एक ट्रेपेजियम टाइप की सिचुएशन बन रही है ना, ट्रेपेजियम बन रही है, कैसे सर, ये वाली साइड जब 2 से चला और 3 पे रुका, देखो जाके 3 है, फोर्स जब 3 न्यूटन है, ठीक है, और यहाँ से चला 2 मीटर से 3 मीटर, तो ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ठीक है, ये दोनों साइड पैरेलल है, और इन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये है, कितनी है सर, 2 से 3, यानी इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 1 मीटर। तो आपको पता है ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यही होता था, इंटू उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अदरवाइज अगर आप ये नहीं करना चाहते हो
तो यहाँ से इसको आगे मैच करा दो, ये रेक्टेंगल ये ट्रायंगल दोनों का अलग अलग निकाल लेना, नेट एरिया आ जाएगा। अदरवाइज ये फॉर्मूला याद रखो। तो जब मैं इसको यूज करूंगा तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब ये साइड यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी है 2, और इस वाले की यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी है 3, तो 2 + 3 इंटू इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस गैप, मतलब ये 2 to 3 यानी 1 होगी, दिस इज 1। तो दोस्तों कितना आया 4 + 5/2 यानी 4 + 2.5 यानी 6.5 जूल, इतना आया वर्क। और यही तो होगी उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, समझ गए, यही होगी, है ना, क्योंकि इनिशियल वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो इनिशियल उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी ही नहीं। तो दिस इज ऑसम प्रॉब्लम, किसी भी तरीके से कुछ भी पूछा जा सकता है। आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, वर्क डन के हर केस मैंने यहाँ डिस्कस कर लिया जो नीट में खासकर पूछे जाने के चांस बने रहते हैं। आप उनको प्रैक्टिस करें, बाकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जाके फोड़े पकड़ के आप उड़ा सकते हो। ठीक है, ठीक है, कर लेंगे। अब हम बात करेंगे टॉप 5 प्रॉब्लम्स मैंने कंसिडर की यहाँ पे पावर से रिलेटेड, क्योंकि आपने देखा यार पावर से जनरली हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको भी डिस्कस करते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो सब मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको बोला पावर से रिलेटेड बेहतरीन कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की हम बात करेंगे। और जो यहाँ पे पावर हम यूज कर रहे हैं दैट इज मैकेनिकल पावर। ओके, सो इस पे किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं और किस तरीके से आप उनको हैंडल कर सकते हो, किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, क्या कंसेप्ट होते हैं, क्या वो इजी होते हैं, किस तरीके के लेवल होते हैं, वो सब डिस्कस कर रहा हूँ। 5 प्रॉब्लम का मतलब समझ रहे हो आप, हर कंसेप्ट में यहाँ कंसिडर कर रहा हूँ, हर कंसेप्ट का प्रॉब्लम आपको सिखा के जाऊंगा, जिससे किसी भी कैटेगरी क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली आप फोड़ के आएंगे। आप देखते जाना, ठीक है, आप पढ़ते जाना, समझते जाना, राइट डाउन करते जाना, ठीक है ना कंसेप्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने ऑसम लिया है। आप क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत कम लोग इसमें इसको सॉल्व कर पाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, दिमाग लगाना पड़ता है भाई, उनमें थोड़ा सा कैलकुलेशन प्रोसेस हमारा अच्छा होना चाहिए, सोचने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए इस टाइप के प्रॉब्लम्स को क्रैक करने के लिए। व्हाट इज दैट सर? देखो उसने बोला अ बॉडी ऑफ मास m इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट। भाई ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे ना, आप देख रहे होंगे यहाँ पे, आप पढ़ रहे होंगे, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है और कंसेप्ट बेहतरीन तरीके से यूज करने हैं। अप्रोच मैं सिखाऊंगा कैसे, 2 क्वेश्चन कंटिन्यूटी में ऐसे ही करेंगे, है ना, एक तो पक्का पक्का आपने किया भी होगा, ठीक है, 2 क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे। तो सर क्या करेंगे, तो उनका अप्रोच कैसे करते हैं, क्वेश्चन को समझे कैसे, कंसेप्ट अप्लाई कैसे करें, ये एक बार आप सीख गए ना, फिर डिफरेंट वैरायटी के हर क्वेश्चन आप फोड़ सकते हो। क्वेश्चन करना इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन को समझना इज इंपॉर्टेंट, यू नो, है ना। एक बार आपने प्रोसेस समझ लिया तो मजा नहीं आ जाएगा बॉस। चलो सर पढ़ लेते हैं। ये बॉडी ऑफ मास m इज एक्सेलरेट कर रही है, मतलब कहां से, फ्रॉम रेस्ट, मतलब स्टार्टिंग से, जैसे जैसे पढ़ो लिख लो, है ना, इनिशियल स्पीड उसकी 0 है और एक्सेलरेट कर रही है, मतलब उसमें फोर्स वगैरह लगाया गया होगा, ठीक है ना, एंड फ्रॉम रेस्ट टू ए स्पीड v इन टाइम t। तो एक्सेलरेट करने के बाद उसकी जो स्पीड हो जाती है उसकी v, और ऐसा करने में उसमें जो टाइम लगा वो लगा t, कैपिटल T। ध्यान देना भाई, ध्यान देना। अगर इससे आगे मैं ना पढ़ूं तो मैं इससे क्या ऑब्जर्व कर सकता हूं, देखो इनिशियल स्पीड 0 थी, फाइनल स्पीड आफ्टर कैपिटल टाइम t उसकी v हो गई, तो फर्स्ट इक्वेशन यूज करो, कर लिया करो। हम क्या पूछे हमसे हमें नहीं पता है, बट कर लो, है ना, अप्रोच बता रहा हूं, ऐसे होता था। तो v उसके पास वेलोसिटी आ गई है, इनिशियल 0 थी, a उसका एक्सेलरेशन क्योंकि एक्सेलरेट कर रही है, t टाइम दिया है ये, तो यहां से एक्सेलरेशन निकाला जा सकता है v/t। बस इतना तुमने लिख लिया, ये करना ही करना है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में करना चाहते हो तो ये करना ही करना है, ये प्रोसेस अप्लाई करना है। अब आगे पढ़ो। उसने बोला द इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड टू द बॉडी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो उस बॉडी को जब रेस्ट से एक्सेलरेट किया गया होगा, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं ना, हमारी गाड़ी खड़ी है, तुरंत एक्सेलरेट करते हैं, तो रेस्ट से स्टार्ट हो गए, तुरंत हम उसको भगा देते हैं, तो इंजन ने कितनी पावर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसको सप्लाई करी। तो पूछ क्या रहा है सर, वो पूछ रहा है इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड टू दी बॉडी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। कौन सा t? स्मॉल t। ध्यान रखो कि पावर डिलीवर्ड निकालना है कब, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जब आपने पावर डिलीवर की होगी, उस समय टाइम जो था वो था t एज ए फंक्शन ऑफ t। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है सर, ये सबसे बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम होता है समझना बच्चों के लिए, वो उनको समझ ही नहीं आता है क्या है। देखो यार ऐसे समझो, देखो जब मैंने गाड़ी स्टार्ट की, बाइक स्टार्ट की, आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, तो जैसे हम स्टार्ट करते हैं इंजन पावर सप्लाई करता है, लेकिन जो वेलोसिटी अटेन होती है ना, है ना, जब हम गाड़ी को चला के लेके जाते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वेलोसिटी हम अटेन कर पाते हैं, लेकिन इंजन तो इंस्टेंट पे पावर सप्लाई कर दी, गाड़ी तो स्टार्ट हो चुकी है। तो जब गाड़ी स्टार्ट हुई होगी, जब पावर सप्लाई की गई होगी, उस समय टाइम ये थोड़ा ही था, ये तो वो टाइम है गाड़ी स्टार्ट करने के बाद जब आपने उसको वेलोसिटी दे दी होगी, आप चलने लगे होंगे, इसी टाइम पे वेलोसिटी इतनी थी। लेकिन जिस समय
पावर सप्लाई करी उस समय टाइम कितना था, कुछ इससे डिफरेंट था, दैट इज स्मॉल टी मान लेते हैं, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। थोड़ा सा समझ आया होगा। तो क्या करना है सर, पावर क्या होती है सर, आपको पता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। कम ऑन गाइस, फोर्स इंटू वेलोसिटी, यही तो होती है पावर, स्केलर क्वांटिटी है। तो कैसे निकालेंगे सर, तो फोर्स को क्या लिखेंगे सर, m इंटू ए इंटू वेलोसिटी, ये निकाल चुके थे आप, ये रही देखो वेलोसिटी, ये रही, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम व्हाट इज दैट सर, वेलोसिटी। तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालनी पड़ेगी बॉस, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी कितनी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी कितनी थी ये भी चेक करना पड़ेगा। तो इसको आप v लिख लो, a आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, ये रहा आपका a। अब ये v कैसे निकालो उस इंस्टेंट पे, आपको पता है उस इंस्टेंट पे v क्या होगा, u प्लस ए टी। तो इसको v मान लिया, u था इनिशियल 0, a क्या है, a ही रहेगा, t क्या है, t ही रहेगा। तो v निकालना पड़ेगा, a कितना आता सर, ये रहा। ये तब है जब वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद v अटेन कर रहा है, तो दिस इज v बाई t इंटू टी। तो यू हैव टू पुट हियर, तो पावर आ जाएगी, मास एज इट इज रहने दो, a आ गया v बाई टी, और ये जो v है उस इंस्टेंट टाइम पर वो आ गया वी टी बाई टी। तो यार पावर कितनी आ गई सर, पावर आ गया एम वी स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर इंटू टी। दिस इज योर required relation of the delivered power, you can say this is the mass, the power depend कर रही है उसकी velocity v पे after time capital T पे और small t पे। this is the relation, this is how you can make the relations। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना तो awesome माना जाता है। ध्यान देना, बढ़िया तरीके से आपको समझ में आना चाहिए, यूज करना आना चाहिए, इस पे फोकस करना है, स्मॉल टाइम, इंस्टेंटेनियस टाइम, और इस पे, इनमें क्या रिलेशन है ना। एक्सेलरेशन यही से निकाल लिया था हमने बस, फिर तो ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है यार पावर का, निकाल सकते हो सर। और क्या क्या फॉर्मूले, पावर का फॉर्मूला वैसे तो होता है वर्क करने का रेट, यानी वर्क डिवाइड बाय टाइम। इसी को हम लिख सकते हैं फोर्स इंटू वेलोसिटी, जैसी रिक्वायरमेंट हो वैसा यूज कर लो। जो वर्क होगा भाई ये अकॉर्डिंगली चेंज हो सकता है यार, अगर किसी हाइट पे लेके जा रहे हो तो mgh लेके कर लेंगे, अगर वेलोसिटी चेंज कर रहे हो तो वर्क एनर्जी थ्योरम भी यूज कर सकते हैं इसके लिए, समझिए आप। वर्क हम यहाँ डेल्टा के भी लिख सकते हैं, वर्क यहाँ पे mgh भी ले सकते हैं, डिपेंड करेगा सिचुएशन कैसी है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी टाइप का लूंगा, ठीक है, इसी टाइप का, जिससे आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाए। ओके बॉस, अब ये वाला क्वेश्चन आप देख लो, बढ़िया तरीके से देख लो, आपने किया भी होगा डेफिनेटली, एक बार फिर से अप्लाई करके देख लेते हैं, जिससे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो अच्छी कैटेगरी के माने जाते हैं, तो आपसे हो जाने चाहिए। क्या बोल रहा है सर, एक कार ऑफ मास m स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अगेन एक कार है जिसका मास m है, स्टार्ट हो रही है रेस्ट से। सबसे बढ़िया बात है u 0 है, इनिशियल वेलोसिटी उस कार की 0 है। एक्सेलरेट सो दैट द इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड टू द कार हैज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड p नॉट। कार जब रेस्ट से स्टार्ट हुई तो उस कार को जो पावर दी इंजन ने, जो पावर उसको सप्लाई की गई होगी वो पावर है कांस्टेंट P नॉट, और इसको माना है कांस्टेंट है ये, है ना, ये वेरी नहीं कर रही है, कांस्टेंट हो गई। कार का मास दे रखा है m और इनिशियल स्पीड है 0, तो एक्सेलरेट कर रही है। तो पता है क्या पूछा है, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ कार इज प्रोपोर्शनल टू। तो पावर सप्लाई करने के बाद इंजन जब कार चलने लगेगी तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, वो टाइम पे कैसे डिपेंड कर रही होगी। सपोज करो आफ्टर, है ना, आफ्टर टाइम t उसकी वेलोसिटी होगी कुछ v, तो वो v निकालनी है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब वो टाइम पे कैसे डिपेंड कर रही है, समझ गए। तो देखो क्योंकि पावर की बात कर रहा है और पावर को उसने कांस्टेंट कर दिया, तो मैकेनिकल सिचुएशन है, तो हमेशा यूज करो पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, ठीक है ना, ये ही यूज करना है बॉस, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, फोर्स को हमेशा कन्वर्ट करो, क्योंकि ऑप्शन में देखो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, केवल टाइम, मास या टाइम। फोर्स को चेंज करो, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वी। अब चूंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन भी हमें नहीं पता, वो भी निकालना पड़ेगा, और हमें वेलोसिटी चाहिए फाइनली एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो आप एक्सेलरेशन को वेलोसिटी के टर्म्स में कैसे लिख सकते हो, dv ओवर dt, याद करो बॉस। एक तरीका तो ये है इसका करने का, ये तरीका स्टैंडर्ड है, हर जगह आपको मिल जाएगा। दूसरा तरीका है, मैंने शॉर्ट ट्रिक में आपको बता रखा है वेरी क्विकली, लेकिन पावर देखो यहाँ p नॉट है, पावर ये p नॉट दे रखी है, और ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू को अलग कर लो, तो p नॉट बाई m अलग हो जाएगा, और ये dt इधर ले जाओ, ठीक है, v वाले टर्म्स अलग कर लो। इजी तरीका, मतलब इंटीग्रेशन मेथड ये नॉर्मल होता है, ये ऐसे करना ही पड़ता है। तो ये तो हो गया कांस्टेंट वैल्यूज, तो इंटीग्रेट करो बोथ साइड, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू आ गई बाहर, इसका dt का इंटीग्रेशन आपको पता है t होता है, v की पावर 1 है तो v स्क्वायर बाई 2 होगा, तो यहाँ से v स्क्वायर निकाल लो, 2p नॉट बाई m इंटू टी। ये पूरा कांस्टेंट है, ध्यान दो ये पूरा कांस्टेंट है। अगर ये पूरा कांस्टेंट है तो जो v स्क्वायर है ना किस पे डिपेंड कर रहा है, t पर, यानी v किस पे डिपेंड करेगा, t की पावर 1/2 पर, यानी रूट t पर।
चेक करो ऑप्शंस, दिस इज द वे यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है ना, दिस इज द वे। इसका शॉर्ट ट्रिक मैंने बता रखा है, शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियोस आप जाके देखें, औसम तरीके से आप उसको बहुत जल्दी कर सकते हैं, बट ये मेथड भी आपको आना चाहिए अच्छे तरीके से। ऑप्शन मिला है बी ऑप्शन, आप देख सकते हो, यू कैन सॉल्व। ओके, तो यार इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस अब आपको आइडिया लग गया होगा कैसे अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करने हैं। अब इसी क्वेश्चन में एक चीज और पूछी जा सकती थी कि टी टाइम के बाद वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। अगर डिस्टेंस पूछता ना तो यहीं से देखो, वी को आप लिख सकते थे डी एस अपॉन डी टी, क्योंकि वेलोसिटी होती है डी एस अपॉन डी टी और इसकी पावर है टी की पावर 1/2, ठीक है। फिर से डी टी इधर लेके जाओ और हमें एस चाहिए, ठीक है, डी टी, है ना। अगर डिस्टेंस पूछेगा तो इसका इंटीग्रेशन एस, और ये मैं प्रोपोर्शनैलिटी में लेके चल रहा हूँ, पावर है हाफ, एक और ऐड कर दो, इंटीग्रेट में पावर ऐड हो जाती है तो 3/2 आएगा और नीचे भी 3/2, हमें इससे मतलब नहीं, कांस्टेंट है तो एस डिपेंड कर रहा है 3/2 पे। यानी अगर डिस्टेंस पूछता तो वो टी की पावर 3/2 पे डिपेंड करता, तब ये टिक करते, तब ये टिक करते। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए यू कैन सॉल्व, ठीक है ना, इजीली। अब और भी जो इसके बेहतरीन 3 प्रॉब्लम्स है ना, हर कैटेगरी के मैंने आपको बोला है मैं कंसिडर करूंगा और बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहना अच्छे से। ओके बॉस, ये क्वेश्चन देख लो आप, बढ़िया क्वेश्चन है, यू नो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, इसको आप मान सकते हो बढ़िया तरीके से। गलती होने के चांसेस में औसम तरीके से बनेंगे, ठीक है। तो देखो, आप पढ़ो, ट्राई करो, फिर देखो कि आप क्या करते हो। ऑप्शंस आपके सामने बोल रहा है, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg मूव विद वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है सर। अब देखेंगे कैसे मूव कर रही है, अलोंग ए सर्कुलर पाथ, कम ऑन गाइस, अलोंग ए सर्कुलर पाथ, ठीक है, जिसकी रेडियस है 8 मीटर। द पावर डिलीवर्ड बाय द बॉडी विल बी, सॉरी द पावर प्रोड्यूस बाय द बॉडी, है ना। तो उस बॉडी ने कितनी पावर वहां पे प्रोड्यूस की होगी सर्कुलर पाथ पे मेंटेन होने के लिए, वो हमें निकालनी है। अल्टीमेटली वी हैव टू कैलकुलेट पावर, ठीक है, पावर निकालनी है सर। तो पता क्या कह रहा है कि जो बॉडी है उसका जो मास है वो 10 kg है और ये एक सर्कुलर पाथ पे ऐसे घूम रही है, ऐसे, ठीक है। तो और इसकी जो रेडियस है सर्कुलर पाथ की 8 मीटर और जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी के साथ ये जा रही है वो 2 मीटर पर सेकंड है। और आपको बताओ उसकी स्पीड सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट रहती है 2 मीटर पर सेकंड। तो बोलो इस केस में कितनी पावर डिलीवर करेगा, करो जरा। क्या होता है भाई फंडा, फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है कि नहीं, ध्यान से समझे आप। लेकिन ध्यान दो इस क्वेश्चन में, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और जो आप आंसर करोगे वो कहीं ना कहीं इसमें मिल जाएगा किसी भी तरीके से। अगर सॉल्व करोगे ना, आप क्या करोगे, देखो ये फोर्स है, फोर्स क्या होगा सर यहाँ पे, चूंकि सर्कुलर पाथ है, इस पे अंदर को एक फोर्स लगेगा सेंट्रीपिटल, उसको आप लिखोगे mv²/r, गलती बता रहा हूँ क्या करोगे, ठीक है। और एक v आ गया तो m/r v³ हो गया। तो मास कितना है सर 10, रेडियस कितनी है सर 8, v कितना है सर 2 का क्यूब, ये हो गया कैंसिल, तो आ गया 10 वॉट, ठीक है, या यू कैन से जूल पर सेकेंड, ये आ गया। वो ऑप्शन में 10 होगा पक्का, देखो पहला ही ऑप्शन है 10 जूल पर सेकेंड। तो सर सही तो है, गलत, ध्यान से समझो, ध्यान से। यहां पे जो फोर्स बॉडी पे एक्ट कर रहा है ना, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है और ये वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री, ठीक है। परपेंडिकुलर फोर्स जब भी हो वेलोसिटी के या डिस्प्लेसमेंट के, तो हमेशा पावर 0 होगी, समझ गए, हमेशा पावर 0 होगी। सर ऐसा क्यों, क्योंकि वर्क भी तो 0 होगा। तो अगर आपको नया पता चले तो आपको पता पावर स्केलर है, आप लिखोगे FV cos थीटा, आप लिखोगे FV cos थीटा। बस ध्यान रखना, whenever these two force and velocity are perpendicular, तो FV cos 90 cos 90 0 पावर 0, समझ गए आप। दोनों कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए। जब भी फोर्स वेलोसिटी के डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा, देयर इज नो वर्क डन। और वैसे भी सर्कुलर पाथ पे जा रहा है यार, कंजर्वेटिव फोर्स है, कम ऑन ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स है जो अंदर को एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बता सकते थे और ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि आपने उनकी सिचुएशन भी देखनी है कि किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। अगर 90 डिग्री है तो हमेशा 0। अब लास्ट के 2 प्रॉब्लम ने भाई बहुत क्वेश्चन उन पे उस टाइप से पूछे गए हैं, उनको जल्दी से फोड़ते हैं, ठीक है। ओके यार, देखते हैं इस कैटेगरी के क्वेश्चन बहुत आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो किस तरीके से डील करोगे। और हर सिचुएशन पे आपको यहाँ तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है, मतलब हर सिचुएशन में इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, गलती होने के चांस बने रहते हैं कहीं ना कहीं, है ना। जल्दी जल्दी नहीं करना है, बहुत आराम से देखो क्वेश्चन को पढ़ लो। उसने बोला ए 10 HP मोटर यानी 10 हॉर्स पावर मोटर पंप्स आउट वाटर फ्रॉम ए वेल ऑफ डेप्थ 20 मीटर। एक कुआं है, एक वेल है, जिसमें पानी हम नीचे से ऊपर लेके जाना है और उसकी जो डेप्थ है वो कितनी है 20 मीटर, ठीक है सर। मैंने जस्ट यहाँ रिप्रेजेंटेशन बनाया आपके लिए जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर बोल रहा है फिल से वाटर टैंक ऑफ वॉल्यूम, मतलब एक वाटर टैंक है, ये वाटर टैंक है, ये वाटर टैंक है जहाँ पे पानी भरना है, ठीक है। इसका वॉल्यूम दे रखा है इतना, इसमें इतना पानी आ सकता है 22380 लीटर, इतने लीटर पानी इसमें आ सकता है। और वो जो टैंक है उसने बोला वो टैंक ग्राउंड से 10 मीटर की हाइट पे रखा गया, देख लो देख लो देख लो, एट ए हाइट ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, है ना। तो ग्राउंड ये रहा, यहाँ पे ग्राउंड है, ठीक है, यहां से 10 मीटर ऊपर। तो देखो मोटर ने कितनी
वर्क किया होगा पानी को निकालने के लिए, ठीक है। वाटर यहां से पानी लेके आ रहा है और कितनी हाइट तक लेके जाएगा, मैक्सिमम यहां तक, यानी टोटल हाइट होगी उसकी 20 + 10 यानी 30 मीटर। आप समझ पा रहे हो आप, टोटल हाइट इतना उसको वर्क करना पड़ेगा। तो मोटर को वर्क करना पड़ रहा है, तो पूछ क्या रहा है भाई, पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है द रनिंग टाइम ऑफ द मोटर टू फिल द टैंक, है ना, कितनी देर तक मोटर ऑन था जिससे कि पूरा टैंक भर जाए, ठीक है। तो टाइम निकालना है, टाइम निकालना है, याद करो जब भी पावर गिवन हो तो पावर इक्वल टू होती है वर्क अपॉन टाइम, टाइम निकालना है। तो टाइम आ गया वर्क अपॉन पावर, इजी इजी इजी, कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट समझो। तो सर वर्क क्या करेंगे, मोटर ने क्या किया, पानी को नीचे से ऊपर लेके जाने के लिए क्या, यानी हाइट चेंज हो रही है, हाइट चेंज हो रही है, टोटल हाइट कितनी है 30। तो यार ये जो एनर्जी वो कर रहा है, जो वर्क कर रहा है, वो mgh की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी यानी P, ठीक है। तो टाइम कितना आएगा सर, मास, मास हमें पता नहीं है, उसने दे रखा वॉल्यूम, तो मास को कन्वर्ट कर लो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ठीक है, इंटू G इंटू H ओवर पावर, सारी वैल्यू पुटअप करो। वॉल्यूम कितना है सर, ये रहा 22380, याद रखना लीटर है ये, और 1 लीटर जो होता है 1/1000 मीटर क्यूब होता है, ठीक है ना, 1/1000 मीटर क्यूब, क्योंकि हमने वॉल्यूम को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे लिखोगे 10⁻³ इंटू डेंसिटी, वाटर को निकाल रहे हैं ना कुएं से बाहर, है ना, वाटर की डेंसिटी तो आपको बताइए 10⁻3, जी 10 दे रखा है, एच कितना है सर, टोटल हाइट कितनी, मतलब लिफ्ट कितना हाइट तक कराएगा 30, और पावर दे रखी है आपको 10 हॉर्स पावर है, और हॉर्स पावर होती है 746 वॉट, ठीक है, 1 हॉर्स पावर 746, ये मत भूलना। तो इसमें जो मेन पॉइंट है वो क्या है, दिस वन, हाइट क्या लेंगे वो वाला, एंड लीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है वो वाला। ये 3 पॉइंट की वजह से क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया, इसलिए क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 10 × 746 करो, इसको सॉल्व करो, आंसर मिल जाएगा। देखो ये जो 746 है 3 टाइम्स ये इसको कैंसिल करेगा, 3 टाइम्स ये 30, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये देखो प्लस है, ये माइनस है, कैंसिल, 339 यानी आ जाएगा 900। देखो 30 यहाँ पे, 30 यहाँ पे, है ना, 900 और सेकंड, क्योंकि सारी यूनिट्स मैंने एमकेएस ली है सेकंड। आंसर आपका दे रखा मिनट में, तो 900 सेकंड है तो यार 50 मिनट्स होगा ना, है ना, 1 मिनट 60 सेकंड है तो 50 मिनट्स ही होएगा, देख लो, चेक कर लो। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। एंड चेक क्या करना है, क्वेश्चन कैसे करना है, कहाँ पे क्या पॉइंट याद रखना है, हॉर्स पावर को कन्वर्ट करना है, लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, और जब पानी वो नीचे से खींच रहा है तो कितनी हाइट तक ओवरऑल लेके जा रहा है उसका ध्यान रखना है। तो वर्क डन यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होगा mgh। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। एक और देखिए क्वेश्चन, एक और देखेंगे बेहतरीन तरीके से, ठीक है। ओके बॉस, लास्ट क्वेश्चन है लेकिन ऑसम प्रॉब्लम है, बेहतरीन क्वेश्चन है, ऑलरेडी आपके एग्जाम में आ चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, ये कैटेगरी है, इसको सीखना जरूर है क्योंकि फर्दर इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। पता है क्या बोला है, एक बॉडी है जिसका मास 1 kg है, उस पर एक फोर्स एक्ट कर रहा है, लेकिन वो जो फोर्स है ना वो टाइम डिपेंडेंट है, मतलब फोर्स इज गिवन इन टर्म्स ऑफ टाइम। आप देखो जो फोर्स गिवन है यहाँ पे 2Ti का, मतलब 2 डायरेक्शन में है, I डायरेक्शन में भी है, J में भी है, 3T², ठीक है ना, टाइम डिपेंडेंट फोर्स है, और मास ऑफ बॉडी दे रखा है 1 kg। तो पता है क्या बोल रहा है बॉस, व्हाट पावर विल बी डेवलप्ड बाय द फोर्स एट टाइम t। तो इस फोर्स ने जब फोर्स अप्लाई किया होगा बॉडी पे, जो फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, तो कितनी पावर वहां पे प्रोड्यूस हुई होगी उस पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है। तो वी हैव टू कैलकुलेट द पावर। आपको सबको पता है पावर होती है फोर्स इंटू वेलोसिटी, होती है कि नहीं बॉस। अब देखो चूंकि फोर्स यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में है, ध्यान से समझना, टाइम डिपेंडेंट है बट आई जे कैफ का फोर्स है, तो आप क्या करोगे, आप सबको पता है पावर स्केलर क्वांटिटी है, तो आप लिखोगे P इक्वल टू F डॉट V, ये वाला यूज करना है, क्योंकि हम डॉट प्रोडक्ट में इसको लिख सकते हैं, समझ गए, लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था पावर को लिख सकते हो आप FV cos थीटा, चूंकि फोर्स है वेक्टर फॉर्म में। सर यही क्यों यूज किया, इससे पहले तो आपने यूज नहीं किया क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू थी, वेक्टर फॉर्म थी ही नहीं वहां पे, यहाँ पे वेक्टर फॉर्म है। तो यार सर चलो फोर्स तो दे रखा है, कोई बात नहीं, और आंसर भी चेक करो ना, वेक्टर फॉर्म में ही है, देख लो। अच्छा डॉट मल्टीप्लाई करूंगा तो वेक्टर तो हट जाएगा, बट सॉल्व तो ऐसे ही करना पड़ेगा ना। तो सर वेलोसिटी तो दे ही नहीं रखी, निकाल लेंगे ना, वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। सर कैसे निकालेंगे, यही सोचो। देखो ऑसम प्रॉब्लम है, फोर्स दे रखा है, वेलोसिटी पता नहीं है, तो फोर्स से पहले वेलोसिटी निकालो। कैसे सर, देखो फोर्स होता है ma, होता है कि नहीं, ma। तो फोर्स जब आपको दे रखा है, और a को क्या लिखोगे, dv/dt, ठीक है, इसको इधर लेके आओ, तो dv और m है 1, ये 1 है 1 kg, तो dv इक्वल टू आ गया f dt, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करो तो यहाँ से v नहीं आ जाएगा, समझ गए। तो v क्या आएगा सर, f कितना है, देखो f 2Ti कैप 3T² j कैप, है ना, इंटू dt, 0 से t टाइम तक उसने बोला है। तो देखो यहाँ से जो वेलोसिटी आएगी ना भाई वेक्टर में, है ना, जो वेलोसिटी आएगी, व्हाट इज दैट सर, वेलोसिटी आएगी आपके पास
इसको इंटीग्रेट करो, बस ध्यान से समझना कैसे कर रहा हूं मैं, फोर्स की हेल्प से वेलोसिटी निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो जब इसको इंटीग्रेट करोगे 2t, 2 तो कांस्टेंट है, t की पावर 1 है, तो 2t² 2, ठीक है, आई कैप, फिर प्लस 3t, t का क्यूब हो जाएगा और बाय 3 j कैप, ये कैंसिल, तो v वेक्टर आ गया आपके पास t² आई कैप t³ j कैप। दिस इज योर वेलोसिटी भी पता चल गई, फोर्स पहले ही दे रखा है, पावर आ जाएगी, डॉट मल्टीप्लाई कर दो, अब आंसर आपको दिख रहा होगा, डॉट मल्टीप्लाई करो तो आएगा F.V, ठीक है। फोर्स कितना है सर, फोर्स 2t आई कैप प्लस 3t² j कैप इंटू वेलोसिटी कितनी आई सर, t² आई कैप प्लस t³ j कैप। जब डॉट मल्टीप्लाई करोगे आपको पता है i को i के साथ, j को j के साथ, केवल तो i को i के साथ करो, i डॉट i 1 हो जाएगा 2t इंटू t², 2t³ हो गया, प्लस j को j के साथ 3 बाहर, t की पावर 2, t की पावर 3, t की पावर 5, ये आ गई पावर, इतनी जूल पर सेकंड या वॉट। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन, चेक आउट द ऑप्शन। बड़े तरीके से आप खोल सकते हैं क्वेश्चन, हर कंसेप्ट मैंने डिस्कस कर लिया यहाँ पे, वर्क डन एंड पावर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम, सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल द कॉन्सेप्ट। प्रैक्टिस करें दोस्तों बढ़िया तरीके से, आप मेरे को बताते रहना और कौन सा कॉन्सेप्ट आपने इन शॉर्ट टाइम सीखना है, और जिससे आपकी हेल्प हो सके, किसी भी किस तरीके से हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, आपके एग्जाम में आपका साथ देना चाहते हैं, क्योंकि एग्जाम को क्रैक करना हमारे लिए सबसे मेन मोटो है और मेन पॉइंट है। ओके, वही हमारी मोटिवेशन भी है यार, आपकी सिलेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आप मेहनत करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना अच्छे से। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।